नमस्ते विद्यार्थियों, शेखावाटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम क्लास 12 के ज्योग्राफी के विषय में चर्चा कर रहे थे, विश्व जनसंख्या का वितरण और घनत्व। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि घनत्व है, तो घनत्व का मतलब ये एक नंबर का क्वेश्चन सीधा का सीधा ऐसे कैसा आ सकता है कि घनत्व का सूत्र लिखिए। जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र होता है? तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है किसी प्रदेश या उस प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। यानी कि हमें क्षेत्रफल का जनसंख्या के अंदर भाग लगाना है और वहां की वो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन सीधा का सीधा आ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आ सकता है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला कारक आता है कि उस प्रदेश या उस राज्य या उस जगह की स्थिति कैसी है, यानी कि स्थिति कि वो राज्य कौन से जगह पर स्थित है। जैसे एक तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में है, या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। तो ज्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं या मानसूनी जलवायु के जो क्षेत्र होते हैं, वहां की स्थिति सबसे बेस्ट होती है मानव के रहने के लिए, मानव को निवास करने के लिए। इसके बाद में आते हैं अपन उच्चावच। तो उच्चावच का मतलब यह है कि धरती पे जो पहाड़, पठार और मैदान 3 भागों में बटी हुई है जो भूभाग है वो, तो उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है? मैदानी भागों में। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन जलवायु पर। जलवायु का मतलब अभी स्थिति में भी वही चीज थी और यही सेम चीज आ रही है कि जलवायु भी एक ऐसा कारक है, ज्यादा मरुस्थलों में जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है और ना ही ज्यादा गर्मी ठंडे वाले प्रदेशों में, जैसे जहां हिम आच्छादित प्रदेश होते हैं वहां पर जनसंख्या कम रहना पसंद करती है। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, जलापूर्ति। जलापूर्ति वो जल के बिना तो हम मानव सभ्यता के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है मिट्टियां। मिट्टी का मतलब, मिट्टी से यह है कि मिट्टी उपजाऊ होगी जहां ज्यादा कृषिगत कार्य होंगी और जहां से उर्वरक मिट्टी मिलेगी वहीं लोग रहना पसंद करेंगे। जैसे जलापूर्ति के विषय में हम देखें तो नदियों के किनारे ज्यादा लोग बसते थे। वो नदियां क्या करती थी कि हर साल बाढ़ के साथ उन क्षेत्रों में नई मिट्टियां बिछा जाती थी और जिससे क्या हो जाता, उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। तो ये जलापूर्ति और मिट्टियां इसी से एक से संबंधित है। सारे के सारे ये बिंदु हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन हमें अलग अलग पॉइंटों के रूप में समझना होगा इन्हें। अब आते हैं खनिज संसाधन पर कि खनिज संसाधन जहां ज्यादा होंगे वहां पर भी जनसंख्या संकेंद्रण या जनसंख्या का सघन ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि खनिजों के जरिए क्या होता है कि लोगों की आय में वृद्धि होती है और जैसे ही आय में वृद्धि होती है सभी जगह वहीं जाना पसंद करेंगे या वहीं रहना पसंद करेंगे, जिससे उनके जीवन आय के स्रोत बढ़े। उसके बाद है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन का मतलब है कि जहां से शक्ति के या तो ईंधन खनिज प्राप्त हो या फिर अन्य प्रकार की कोई शक्ति के संसाधन डेवलप हो। जैसे कि हम बात करें यूरोप के एक प्रदेश की कि 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में एक वहां पे कोयला बेल्ट पाया जाता है, तो वहां की जनसंख्या सबसे सघन जनसंख्या है यूरोप की। तो इसलिए शक्ति के संसाधन। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो शक्ति का संसाधन है पेट्रोलियम। आज अरब देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या संकेंद्रण का एक मुख्य कारण यही है, पेट्रोल पाया जाना, यानी शक्ति के संसाधन पाए जाने। आज वहां पर इतने बेहतरीन तरीके की वर्ल्ड क्लास सिटीज बनी हुई है, जैसे दुबई है, दोहा है या आबू धाबी है। ये जो तीनों बड़ी सिटियां हैं वो इतनी फेमस सिटियां हैं कि लोग वहां पे टूरिज्म के लिए जाने लग गए या पर्यटन के लिए जाते। इसके बाद में आता है यातायात। यातायात का मतलब कि जहां पर जाने आने के लिए सुविधाएं अच्छी होंगी। जैसे हम बात करें कि दिल्ली या बॉम्बे, यहां से जाने विदेशों के लिए जो फ्लाइटें होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में दिल्ली देश का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहां से पूरे देश के लिए
किसी भी भाग में जाने के लिए या तो हमें हवाई जहाज मिल जाएगा, प्लेन मिल जाएगा, या फिर रेल यातायात के साधन मिल जाएंगे, या सड़क के द्वारा भी हम जा सकते हैं। तो ऐसा होता है, जबकि हम यही चीज को देखें तो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात के साधन कम होने के कारण, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर किसी जगह की, या फिर हम बात करें असम से आगे की प्रदेशों की, तो वहां लोग कम जाना पसंद करते हैं या कम बसना पसंद करते हैं क्योंकि यातायात के साधन नहीं हो पाते हैं। अगला पॉइंट आता है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति का मतलब कि प्रदेश जहां ज्यादा आर्थिक उन्नति होगी तो वहां रोजगार की सुविधाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी, आय के स्रोत भी ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे ही आय के स्रोत और रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी तो जनसंख्या अपने आप ही उन क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे या जाना पसंद करेंगे, लोग बसना पसंद करेंगे। इसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कि परिवार में हर सदस्य की स्थिति, स्पेशली महिलाओं की स्थिति परिवार में कैसी है, समाज में कैसी है, ये। और सांस्कृतिक कारक का मतलब है कि वहां के संस्कृति कैसी है, कैसी विचारधारा है लोगों की, ये चीजें। और इसके बाद में आता है लास्ट पॉइंट, आता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का मतलब होता है कि कोई प्रदेश जैसे लगातार युद्ध की स्थिति में रहता है, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, वहां पर लगातार युद्ध जैसे हालात रहते हैं, आतंकवादी आए दिन बम फोड़ते रहते हैं, तो वहां पे जनसंख्या संकेंद्रण कम है। जबकि भारत और चाइना जैसे देशों में आतंकवादी घटनाएं होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं और एकदम शांति प्रिय देश हैं, तो वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी जनसंख्या वितरण और इससे संबंधित कुछ बातें। अब अगली बात आती है कि जनसंख्या के विश्व में प्रमुख वितरण कौन कौन से हैं। देखिए, मानिए कि अब हम जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विश्व की अगर हम जनसंख्या देखें, विश्व की कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार 700 करोड़ जनसंख्या। ये 700 करोड़, जिसमें से ज्यादातर जनसंख्या कहां निवास करती है? विकासशील देशों में। देखिए, विश्व की अधिकतर जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है, विकसित देशों में कम जनसंख्या निवास करती है, और विकासशील देशों में अधिकतर का मतलब 75% के लगभग 75% जनसंख्या है वो इन देशों में, विकासशील देशों में निवास करती है। एक दूसरी तरीके से वितरण देखिए हम, ये एक तरीका तो वितरण का ये हो गया। एक दूसरा तरीका का वितरण ये है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है साहब, उत्तरी गोलार्ध। जबकि शेष 10% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। पृथ्वी का ये मान के चलें कि हम ये इस तरीके से हैं। इस गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इस दक्षिण गोलार्ध में, इस वाले पार्ट में सिर्फ 10% जनसंख्या ही निवास करती है। एक तरीका ये है। अब देखते हैं कि विश्व के प्रमुख अब आते हैं विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह है, यानी कि विश्व के प्रमुख जनसंख्या के महासमूह कौन कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या विश्व के अंदर रहती है। तो देखिए, इस तरीके से हम देखें तो 4 बड़े क्षेत्र विश्व की जनसंख्या महाजनसंख्या समूह बनाते हैं। 4 में से पहला है एशियाई जनसंख्या महासमूह है।
दूसरा यूरोपीय, तीसरा अमेरिकी और चौथा अफ्रीकी। ये चार ही विश्व के अंदर बड़े जनसंख्या महासमूह हैं। हालांकि हम देखें तो रहने को तो जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इतनी विरल जनसंख्या रहती है कि वो जनसंख्या महासमूह के अंदर नहीं आते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसकी भी बात नहीं की गई है, तो उसमें भी जनसंख्या की इतनी नहीं है, या फिर है तो वो इतनी विरल है कि वो जनसंख्या महासमूह के अंदर नहीं आ पाते हैं। अब एशियाई महासमूह की बात करें हम, तो एशियाई महासमूह में क्या है कि 3 बड़े क्षेत्र बनते हैं इसमें भी, जो जनसंख्या महासमूह कहलाने योग्य हैं। हालांकि इसमें बनाने को तो हम 4 या 5 बना सकते हैं, लेकिन वो जनसंख्या महासमूह के अंदर नहीं आ पाते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में देश आते हैं आपके चीन, कोरिया। कोरिया को मैंने यहां लिखा है कोरिया, मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जो प्रायद्वीप दोनों कोरिया माने इसमें, ना कि इसमें अकेली कोई कोरिया एक देश का नाम है। दोनों देश 2 अलग अलग देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, लेकिन जगह के अभाव में मैं लिखा हूं, आप समझें इसको। इसके बाद में जापान, हांगकांग और ताइवान। इन देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि इन देशों में सिर्फ जापान और कोरिया को छोड़ करके, जापान और दक्षिणी कोरिया को छोड़ करके हम बात करें कि जापान और दक्षिणी कोरिया के बाद के अलावा ये जो बाकी के लिखे हैं ये चीन के ही पार्ट माने जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जापान और कोरिया के अलावा चीन की जो जनसंख्या है, घनत्व, इसको क्या कहते हैं हम कि एक तरीके से कृषि प्रधान है। पूरा का पूरा एशियाई जो जनसमूह है वो कृषि प्रधान है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। पूरे एशियाई प्रदेशों में जो भी आएगा उसमें चावल की कृषि की जाती है। पूरे एशियाई क्षेत्र की जलवायु है वो मानसूनी है। तो ठीक है, हम लिखते हैं एक बार। दूसरा आता है दक्षिणी एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है जी अपना एक तो भारत, एक आता है एक नालायक पाकिस्तान पड़ोसी, एक आता है बांग्लादेश। ठीक है, एक आता है इसमें श्रीलंका। इसमें नेपाल को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन वो महाजनादेश के समूह के अंदर अकेले को देखें तो नहीं आएगा, लेकिन इस पूरे समूह के अंदर देखें तो नेपाल और भूटान भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये वाले जो क्षेत्र हैं वो दक्षिणी एशिया में आते हैं। अब एक क्षेत्र और आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जो बाकी जैसे बचे हुए देश हैं आपके, पहला है म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इसके बाद में मलेशिया, और सिंगापुर। ये जो
देश आते हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के जनसंख्या महासमूह में आते हैं। पूरी एशिया की बात करें हम तो यहाँ की जलवायु कैसी है, देखिए इस जनसंख्या महासमूह को वो सारे के सारे कारक प्रभावित करेंगे जो हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रभावित करने वाले कारकों में देखे थे कि इसकी स्थिति कैसी है। तो स्थिति की बात करें हम तो यहाँ की स्थिति है एकदम शीतोष्ण कटिबंध जलवायु और मानसूनी जलवायु, यानी कि स्थिति में हम देखें इनकी तो इनकी स्थिति में क्या है, जलवायु है वो शीतोष्ण है, इसके बाद में मानसूनी है, ठीक है। अगर हम उच्चावच की बात करें तो उच्चावच में सारे के सारे देश, ज्यादातर देशों में मैदानी बड़े बड़े मैदानी प्रदेश हैं। जैसे हम चीन की बात करें, हुआंगो नदी, यांगत्से कियांग नदी का मैदान, भारत की हम बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, म्यांमार और इंडोनेशिया के अंदर भी यही है। इस तरीके से हम देखें तो कई पूरे देशों में ये नदी घाटियों के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। अगली बात देखें तो यहाँ के अंदर जो मिट्टियां हैं वो कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, सभी देशों में कृषि की जाती है। और हमारे इस प्रदेश को एक उपनाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है इस पूरी सभ्यता को, एशियाई सभ्यता, इस पूरे क्षेत्र को, तीनों को चावल सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि एक नाम दिया जाता है चावल सभ्यता, क्योंकि इन प्रदेशों में या इन सारे देशों में जो मुख्य खाद्यान्न है वो है चावल। तो चावल सभ्यता के रूप में इसलिए जाना जाता है। और चावल सब इन नदी घाटियों में जो जौ मिट्टी लाकर के बिछाई जाती है वहां इनके कारण सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल उत्पादित होते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति में हम देखें तो एक पाकिस्तान जैसा और एक अफगानिस्तान जैसा दो देशों की को छोड़ दें तो बाकी सारे देश लगभग शांति प्रिय ही हैं। हाँ, चीन की एक नीति अलग है, वो शांति प्रिय होने के साथ साथ, शांति प्रिय तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन उसकी नीति क्या है, अधिग्रहण करने की नीति होती है कि यानी कि दूसरे देशों पे कब्जा करते जाना और अपने देश की सीमाओं को बढ़ाते रहना, तो उसके साथ जनसंख्या भी बढ़ती जाती है उसकी। तो ये है। इसके अलावा सारे के सारे देश आपस में शांतिपूर्वक रहते हैं, व्यापार करने में और अपनी जीवन यापन करने में ही अपनी निकाल देते हैं पूरी, मतलब अच्छे से। इसके बाद हम बात करें अगले जन महासमूह की तो वो आता है यूरोप। यूरोप में ज्यादातर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है, अगला आता है यूरोप। और यूरोप में भी जनसंख्या जो निवास करती है वो दो बेल्ट है इसकी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जैसे हम इनकी बात करें तो पहला नाम आता है ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन आदि प्रमुख देश। इसके बाद दूसरा आता है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का एक क्षेत्र। ये क्या है, कोयला पेटी वाला क्षेत्र है। कोयला पेटी वाला क्षेत्र है, तो यहां पर भी जनसंख्या का वितरण बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए यूरोप की स्थिति ऐसी है कि एक औद्योगिक क्रांति होने के कारण, और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई थी, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के आसपास के जो क्षेत्र थे वो सबसे ज्यादा विकसित होते चले गए और उन्होंने सबने उद्योगों को अपने यहाँ अपना लिया। और औद्योगिक क्रांति पूरी यूरोप में आने, धीरे धीरे यूरोप में आने के बाद में सारे के सारे ये जो शहर, जो जनसंख्या से केंद्र है, या तो ये औद्योगिक केंद्रों में है या फिर इन देशों के व्यापारिक केंद्रों पर
यानी कि एक तो नगर होता है कि सिर्फ जहां उद्योग और इंडस्ट्री चलती है, और एक ये होता है कि जो बंदरगाह के किनारे, जैसे हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड के अंदर ही है, या फिर हम लंदन की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। तो ऐसे कुछ विकसित हुए। इसके बाद में अगर हम दूसरा देखें कि कोयला पेटी, ये जो अक्षांशीय स्थिति है यूरोप के अंदर, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा विकसित हुए। इसके बाद में हम यूरोप की ओर देखें तो वो विरल जनसंख्या में चला जाता है, यानी कि यूरोप है तो बहुत बड़ा, लेकिन काफी जनसंख्या, काफी जो क्षेत्र है वो उसमें चला जाता है विरल में। अगली बात करें हम अमेरिकी जनसंख्या महासमूह की, तो अमेरिकी जनसंख्या महासमूह में अगली बात करें हम अमेरिकी जनसंख्या महासमूह की, तो अमेरिका के अंदर भी दो बड़े क्षेत्र बने। पहला उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी, और दूसरा आता है अमेरिका के महान झील क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हम देखें तो इसमें दो देश आते हैं, एक तो यूएसए का, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम है, और अब आते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका का वो भाग जिसमें जो कि है उत्तरी और पूर्वी, और दूसरा इसमें आता है कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग। यानी कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। दूसरा झील प्रदेश, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के झील प्रदेश भी जनसंख्या के संकेंद्रण है, जो कि झीलों के पूर्वी, इन झीलों से महान जो झीलें हैं जैसे सुपीरियर है, ये जो पांचों झीलें हैं, इनके पूर्वी भाग में जनसंख्या संकेंद्रण सबसे ज्यादा है। मान के चलें कि हम 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इस अमेरिकी जो जनसंख्या महासमूह है ये फैला हुआ है। 100 डिग्री पश्चिम से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से आगे 101, 2, 4, 5, 10 यहाँ वहां पर जनसंख्या है वो विरल है, लेकिन लास्ट जो सीमा है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, यहां तक जनसंख्या का घनत्व है, यह जनसंख्या महासमूह के अंदर ये आते हैं, और यहाँ जनसंख्या घनत्व थोड़ा ज्यादा है। अमेरिका में 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इससे पहले अमेरिका में इतना बड़ा कोई जनसंख्या महासमूह नहीं था। तो इसके पीछे कारण क्या था कि इस 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से लोग, यूरोप के देश जिसमें से आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, इन देशों से जाकर के लोग बस गए थे, और ये एक औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर सब बहुत ज्यादा एक औद्योगिकरण किया गया इन लोगों ने। ये लोग सारे के सारे जब इस शताब्दी के बीच में जाने वाले लोग थे, या तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, या फिर ये बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। तो इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, इन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है। तो इस तरीके से ये अमेरिकी जनसंख्या महासमूह क्षेत्र बन पा। इसके बाद में दूसरी इसमें कृषि प्रदेश भी आते हैं, और ये कृषि प्रदेश महान झीलों के दक्षिणी हिस्से के अंदर आते हैं थोड़े, जो कि पश्चिम में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बाद में नहीं आते हैं, और यहां से कृषि के जो उत्पाद होते हैं वो विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। तो ये है अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों पर डिपेंड करती है, कुछ भाग कृषि का, लेकिन कृषि का इन देशों में कृषि का बहुत कम भाग होता है, उनकी
सारी आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था होती है उसमें, जबकि औद्योगिक सबसे ज्यादा है। इसके बाद में बात करें हम अगला आता है अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह। तो अफ्रीकी जनसंख्या महासमूह, अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला महाद्वीप है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है। बहुत बड़ा भाग विरल भाग के रूप में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग में जनसंख्या है वो विरल है। इसके पीछे वजह है या तो यहां पर मरुस्थल, या फिर सघन वन क्षेत्र, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच एक पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा सघन वनों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग है वो ज्यादातर मरुस्थल में आता है। तो 70% के लगभग भाग क्या है कि विरल है। विरल होने के कारण यह है कि यहाँ या तो मरुस्थल या फिर सघन वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जनसंख्या क्या है, इस 70% भाग में तो विरल है। लेकिन इसके भी 3 भाग हैं। 3 भागों में कौन कौन से हैं? पहला आता है नील नदी घाटी क्षेत्र। नील नदी घाटी क्षेत्र में भी क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। ये जनसंख्या महासमूह के अंदर आता है। नील नदी घाटी के क्षेत्र के अंदर आते हैं एक तो मिस्र, आपका हम हिंदी में इस देश को मिस्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इजिप्ट बोला जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मिस्र को हम लिखे, इजिप्ट क्या चीज होती है, ये कौन सा देश आ गया, ये इजिप्ट और मिस्र आपके एक ही देश है। इसके बाद में इसमें दूसरा देश आता है सूडान। ठीक है, नील नदी के कारण यहाँ पे वही सिचुएशन बनी जो पानी की पूर्ति, जलापूर्ति में भी सहायक थी, मिट्टियां भी के लिए भी आती है, भोजन की पूर्ति भी होती है और जलवायु भी सम बनाती है। इसके बाद में स्थिति यानी कि ऊंचावाच एकदम जमीन है वो समतल है, प्लेन है, मैदान की तरह। तो इस तरीके से यहाँ ये बना। दूसरा आता है जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र, जोम्बिक व नाइजर। तो इसके अंदर कौन कौन से, ये जोम्बिक व नाइजर नदी घाटी है, ये गिनी तट तक जाती है, यानी ये जनसमूह है, जनसंख्या महासमूह है, ये गिनी तट तक जाता है। तो इसमें 3 देश आते हैं, नाइजीरिया, गिनी और घाना। ये 3 बड़े देश हैं। यहां भी ये नदी घाटियों के कारण ही ये जनसंख्या निवास का स्थान बड़ा जनसंख्या महासमूह है। और तीसरा आता है दक्षिणी अफ्रीकी। इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिणी अफ्रीका देश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसका दक्षिणी जो भाग है वो, तो दक्षिणतम भाग है, जो दक्षिणतम का तटीय किनारा है दक्षिणी अफ्रीका का, तटीय क्षेत्र व इसका पूर्वी भाग। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के देश की बात नहीं हो रही है, उसके साथ 2-3 देश और भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो तटीय भाग है इसका, और जो तटीय भाग भी पूर्वी वाला तटीय भाग है वो ज्यादा जनसंख्या महासमूह वाला है। तो ये थे विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह। अब हमने देखा कि एक क्षेत्र, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका नाम नहीं लिया सर आपने, जैसे अभी हम बात करें तो अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, या फिर आपने जो आपके गल्फ कंट्रीज है या अरब देश है उनका नाम नहीं लिया। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात नहीं की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात नहीं की, जनसंख्या तो वहां भी रहती। तो अब उनके बारे में देखते हैं कि एक तो ये था कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र,
सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जिसमें ये आपके पूरे के पूरे जनसंख्या महासमूह वाले आ गए। ठीक है, ये वाले प्रदेश सारे के सारे सघन जनसंख्या में आते हैं। एक आता है सामान्य जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि इन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कोई यहाँ पे कोई खनिज पदार्थ मिले या फिर कोयला जो भी जैसे शक्ति का संसाधन मिल जाए या फिर कोई अन्य चीज मिल जाए जो कि हमारे अन्य प्रकार का कोई संसाधन मिल जाए जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, तो इन जो क्षेत्रों से जनसंख्या है वो यहाँ माइग्रेट हो जाती है, प्रवास कर जाती है, तो ये वाले क्षेत्र बनते हैं। अब इन क्षेत्रों में हम बात करें, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग आता है इसमें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ तो जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि सोने की खानें मिल गई और वहां जनसंख्या रहने लग गई, कुछ शहर बस गए। इसके बाद में हम बात करें अपन अपने राज्य राजस्थान में देखेंगे तो ये कहां है क्या तो हम बीकानेर का इसके अंदर एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बीकानेर के अंदर सांस्कृतिक कारणों से और जमीन की उपलब्धता के कारणों से, यातायात के जो साधन थे उनके कारणों से सघन क्षेत्रों से जनसंख्या आकर के बस्ती चली गई और आज वो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं मैं, ये क्लियर नहीं कर रहा हूं कि बीकानेर एक सामान्य वाले क्षेत्रों में है। इसके बाद में हम बात करें तो जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो चिली देश है, वहां पर भी जो पश्चिमी किनारा उसका, उसमें भी सोने की खानें पाई गई, तांबे की खानें बहुत ज्यादा है वहां पे, तो तांबे के कारण यहाँ लोग ज्यादा आकर के रहने लग गए। ठीक है, ये सामान्य जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे। एक आता है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र जहां की जनसंख्या घनत्व, विरल जनसंख्या क्षेत्र वाले में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, या तो 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे भी नीचे, वो क्षेत्र आते हैं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र कहां हैं, या तो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच वाले क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम जैसे अपने कजाकिस्तान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्षेत्र आते हैं यहां पर जनसंख्या 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग है, तो इनमें क्या आती है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। ठीक है, थैंक यू।